दोस्तों, गौतम अडानी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं क्योंकि उन पर जो मुश्किलों का पहाड़ इस वक्त टूट रहा है। कभी रिपोर्ट में उनको लेकर के खुलासा किया जाता है तो कभी उन्हीं के बातों को याद दिलाते हुए उन पर आरोप लगाया जाता है। एक बार फिर से एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अडानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता दें, वैसे आपने सुना भी होगा, वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज में अगर दीमक लग जाती है तो वो धीरे धीरे उस पूरी चीज को बर्बाद कर देती है, बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देती है। ठीक उसी तरह हमारे देश में भी एक बीमारी है जो दीमक की तरह लोगों को खोखला कर रही है और दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचा रही है। एक बार नहीं, कई बार आपने सुना होगा कि हमारे देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। गरीब तबके को हर कोई दबाने की कोशिशें करता है और यही वो दीमक है जो बाकी के हिंदुस्तान के बाशिंदों को खोखला कर रही है। सत्येंद्र, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है। इसी आर्टिकल की वजह से गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल देश के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की बढ़ती संपत्ति के बारे में कुछ तथ्यों को इस पूरे आर्टिकल में सामने रखा गया है और बताया गया है कि जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत इनके साथ की थी, इनके पैसे की थी, तो अपने लिए ये प्रॉपर्टियां खरीद रहे थे, अपने के लिए जमीन जायदाद खरीद रहे थे और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए नई नई तरकीबें सोच रहे थे। आपको बता दें, जन चौक में ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, वेबसाइट है और उनकी तरफ से कई चीजों को बताया गया है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि दरअसल आर्थिक गैर बराबरी एक दशक से अधिक वक्त से दुनिया भर में चर्चा का विषय है। इसलिए जो भी हाल ही में गैर संस्कारी संस्था ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जो है शेयर की थी, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट में जो बातें कही गई थी वो दरअसल बिल्कुल चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ये जो सारी चीजें हैं वो होती आई हैं। भले ही हिंदुस्तान में ये चीजें अब ज्यादा निकल कर सामने आ रही हों, लेकिन बाकी देशों में जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें ये सारी चीजें देखने को मिल चुकी हैं, जहां पर अमीर को और ज्यादा अमीर बनाने की कोशिशें होती हैं। अमीर के मुताबिक सारी की सारी परिस्थितियां कर दी जाती हैं और उनके अनुकूल सारी चीजें कर दी जाती हैं। गैर बराबरी का ये जो मुद्दा है वो दरअसल 2008 में अमेरिका से शुरू होकर पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी के बाद बने हालात में नए सिरे से उठाया गया। इसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी जो पीछे की कहानी है, उसी में मंदी की आशंका जताई गई थी और उसके बाद से ही ये जो मंदी की आशंका है वो अब तक उससे उभर नहीं पाए हैं। बाकी देशों में भी नहीं, और हमारे देश में जिस तरीके से ये भेदभाव होता है कि अमीर आदमी और अमीर है, उसके पास संपत्ति जो है बढ़ती चली जाती है और जो गरीब तबका है वो बिल्कुल पिछड़ा ही रह जाता है। ये बाकी देशों में भी होता है। आपको बता दें, अमेरिका में बिना कर्ज चुकाने की योग्यता का परीक्षण किए बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने लाखों लोगों को आवासीय ऋण दे दिया। इससे रियल एस्टेट जो है वो बबूला बन गया। जब बाकी बड़ी संख्या में लोग कर्ज नहीं चुका पाए तो ये बबूला फटने लग गया, जिससे बैंकिंग सेक्टर जो है वो संकट में आ गया। और धीरे धीरे ये जो सारी चीजें हैं, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, चाहे अमेरिका की जाए, भारत की जाए, उस वक्त भी ये सारे हालात देखने को मिले थे जब 2008 में ये सारी चीजें हुई थी। 2008 के साल में राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा ने बैंकिंग व्यवस्था की गैर जिम्मेदारी और तत्कालीन जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन की नाकामियों को मुद्दा बनाया और भारी बहुमत बनाने के बाद वो राष्ट्रपति बन गए, जिसके बाद उन्होंने कई तरीके की जो बातें हैं वो कही, कई नई योजनाओं को शुरू किया, वहां के लोगों के लिए कई अलग अलग चीजें करी। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके कार्यकाल के दौरान भी पूरी नहीं हो पाई। इन्हीं सारी चीजों का जो विस्तृत वर्णन है, यानी सारी चीजें ब्रीफ में जो बताई गई हैं, वो इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है। आपको बता दें कि पिकैटी से काफी पहले माइकल हडसन तो जो थे, जैसे अर्थशास्त्री थे जो पूंजीवाद के वित्तीय दौर में प्रवेश की व्याख्या करते हुए ये बता चुके थे कि कैसे इस दौर में दुनिया में एक बार फिर से रेंटियर इकोनॉमी, यानी स्टॉक, बॉन्ड, ऋण पर ब्याज, बीमा, प्रीमियम, रियल एस्टेट से कमाई करने वालों का वर्चस्व कायम हो गया है। 18वीं और 19वीं सदी की अगर बात की जाए तो तब भी अमेरिका में पूंजीवाद ने सामंती रेंटियर वर्ग से अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा
नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें और ज्यादा बढ़ती गई और ज्यादा इसमें इजाफा होता चला गया और आज इस लेवल पर पहुंच गई हैं कि 2 वर्गों में ये पूरी चीजें डिवाइड हो गई हैं। भारत में अगर बात की जाए तो सिर्फ 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ देशवासियों से ज्यादा जो संपत्ति है वो बताई जाती है। भारत के सबसे धनी 5% लोगों के पास देश का 60% से ज्यादा धन है यानी पैसा है, जबकि नीचे की आबादी के पास देश का सिर्फ और सिर्फ 3% ही पैसा है। और इसी तरीके से ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी बताया गया था और ये कहा गया था कि कोरोना महामारी के बाद के काल में जितना जो पैसा है दुनिया में पैदा हुआ उसका 63% हिस्सा दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों की जेब में चला गया और ये रकम करीब $26 ट्रिलियन के आसपास बैठती है जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास जाकर के बैठ गई। यानी बाकी 99% लोगों के हिस्से कुल पैदा हुए पैसे का सिर्फ और सिर्फ 37% ही आया है। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, इस चीज का भी बाकायदा एक रीजन दिया गया, ऑक्सफैम ने ही बताया। उसमें यह बताया गया है कि कोरोना काल में सभी देशों की सरकारें जो थी उनमें ब्याज दरों में कटौती और नोटों की छपाई कर मुद्रा निर्मित की गई। इसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो पैसे वाले लोगों को ही हुआ जिन्होंने कर्ज लेकर शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, जायदाद खरीद ली। इससे प्रॉपर्टी की कीमतें और ज्यादा चढ़ गई। अगर आप भी देखे होंगे अपने आसपास तो कोरोना काल के बाद जो प्रॉपर्टी है वो और ज्यादा महंगी हो गई है और इसका खामियाजा ये है कि जिनके पास प्रॉपर्टी या शेयर हैं उनकी संपत्ति यानी उनका जो पूरा जायदाद है उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई। बहरहाल ये तमाम बातें वो हैं जो हाल ही में चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जिस किसी एक बात ने अपनी तरफ ध्यान खींचा है वो ये है कि जिस वक्त जो अमीर लोग हैं उनके पैसे में चरम वृद्धि हुई यानी बेतहाशा वृद्धि हुई, उसी वक्त बेतहाशा गरीबी में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट जारी करते हुए ब्रिटेन में ऑक्सफैम के प्रमुख डैनी श्रीकंदराजा ने यह कहा कि आज का आर्थिक यथार्थ मानव मूल्यों का अपमान है। 25 सालों में पहली बार चरम गरीबी बढ़ी है और तकरीबन 1 अरब लोग भूखमरी का शिकार हो गए हैं, जबकि हर दिन अरबपतियों के लिए तोहफे लेकर आ रहा है। हर एक दिन उनकी संपत्ति जो है वो करोड़ों अरबों में बढ़ती है, लेकिन गरीब अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने में भी लगा रहता है और कभी कभी उसको वो खाना भी नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कही है, उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी व्यवस्था को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसके तहत कई देशों में सबसे गरीब लोगों को सबसे पैसे वाले लोगों की तुलना में अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। यानी ये देख लीजिए कि जो सबसे ज्यादा अमीर है उसको ना के बराबर टैक्स देना पड़ रहा है और जो गरीब लोग हैं जो एकदम निचले वाले स्तर पर आते हैं उन लोगों को जो धनी लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। और इस पूरी व्यवस्था को आखिर कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये पहलू सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि नव उदारवाद के पैरोकार तर्क के आधार पर इस अर्थव्यवस्था का औचित्य बताते रहे हैं कि इसमें पैदा होने वाले जो पैसा है उसकी वजह से ही समाज के सभी तबकों का जीवन स्तर सुधर रहा है। ये कहने के लिए ये जुमला गढ़ा गया था कि जब नदी में पानी आता है तो सबकी नाव ऊंची होती है। इस बात को साबित करने के लिए बीते 3 दशकों में दुनिया में घटी चरम गरीबी के आंकड़े पेश किए जाते हैं और यह पता चलता है कि यह सिर्फ और सिर्फ जुमला था, ऐसा दरअसल होता नहीं है। जब पानी बढ़ता है तो उसका फायदा बड़े बड़े जो नाव वाले लोग हैं उनको होता है, छोटी नाव वाले डूब जाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी सारी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहें नेशन 360 के साथ। जय हिंद।